नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। आपको बीपीएससी टीआरई 4 बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है 4.0 और इसके लिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आईएनएम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी आज से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो क्लास है इसको शुरुआत की जा रही है और सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन जितने भी आपके यहाँ से आते हैं सारे क्वेश्चन बनेंगे और पिछली जो बीपीएससी टीआरई 3 था उसमें भी बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं इसमें सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी कैंडिडेट हमारे सिलेक्ट हुए हैं। और बीपीएससी टीआरई 4 में भी उम्मीद है बहुत लोग सिलेक्ट होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग क्लास को आज से शुरू करेंगे। ये हमारी बीपीएससी टीआरई 4 की जो पहली क्लास है। आज से हम लोग पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस है बीपीएससी का उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। तो सिलेबस भी हमने कंप्लीट करके रखा है और चलिए देखते हैं क्या क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके टॉपिक में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आप देखेंगे तो इसमें मेन जो टॉपिक हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप देख लीजिए और इसके बाद से हम डेली क्लासेस करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। और ये सारे जो पूरे कोर्स है आपका एकदम टाइम पे कंप्लीट करवाया जाएगा और ये आपका जो कोर्स है जो यूट्यूब पे ये पूरा कोर्स आपका यूट्यूब पे करवाया जाएगा। तो आप कोई भी जितने भी छात्र हैं परेशान मत होइएगा। कंप्लीट कोर्स और आपका जो इसका जो ड्यूरेशन होगा 2.5 से 3 मंथ, मतलब 2.5 से लगभग 3 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही फरवरी में इसका एग्जाम होगा, लगभग फरवरी लास्ट या मार्च में, तो उसके पहले ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग कंटिन्यू क्लास को करेंगे। और ये हमारे देख सकते हैं आप 1857 का विद्रोह सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे, प्रमुख संगठन, बंगाल का विभाजन। ये आपके पूरे आईएनएम में 31 टॉपिक हैं। भारत में समाचार पत्र तक यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम शुरू करेंगे 1857 का विद्रोह। यहाँ से हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और सभी का स्वागत है हमारे इस विद्यालय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 1857 का जो क्रांति है, 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तात्कालिक कारण जिम्मेदार थे। ये विप्लव था, इस विप्लव का तात्कालिक कारण जो था चर्बी वाला कारतूस था। क्या थे कि पहले क्या थे, इनफील्ड राइफल, ठीक है, इसी को बोलते हैं इनफील्ड राइफलों का जो प्रयोग हुआ था इनमें चर्बी लगे कारतूस लगे हुए थे, जिनमें चर्बी लगी हुई थी। सुअर और गाय के जो मांस होते हैं, सुअर और गाय के जो चमड़ा होता है उसका चर्बी लगा हुआ था। इसी के कारण इसका जो तात्कालिक कारण ये भी बना था 1857 के विद्रोह का। दूसरा पॉइंट है भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ और जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग हुआ था और यही प्रमुख कारण था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण रहे और आपके पॉइंट्स दे देते हैं, तो उनमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगला पॉइंट है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। और मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे और इस घटना के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये जो घटना है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, यह स्टार्ट होती है मंगल पांडे के द्वारा, जो कि बलिया के थे और ये बैरकपुर छावनी 34वीं इन्फेंट्री के थे। आपको याद रखना है 34वीं बैरक इन्फेंट्री के थे और इन्हीं के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी जाती है और यहाँ से घटना को अंजाम दिया गया। तो सबसे पहले 29 मार्च 1857 को यह शुरू होता है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका एक क्वेश्चन अगर 1857 की क्रांति से पूछेगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका सही हो सकता है। ठीक है, दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर थे और इन्हीं के नेतृत्व में इनका नेतृत्व करते थे बख्त खां। इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया 11 मई 1857 को। और विद्रोह का दमन करता कौन थे, निकलसन और हडसन के द्वारा। निकलसन इसमें मारा गया था, हडसन निकलसन दोनों ने इस विद्रोह का दमन किया। 20 सितंबर 1857 को समर्पण कर दिया गया था। अगला है कानपुर। कानपुर की हम बात करेंगे तो कानपुर से कौन थे, कानपुर से थे आपके तात्या टोपे। तात्या टोपे थे रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब धोंधुपंत। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब को धोंधुपंत के नाम से भी जाना जाता है। 5 जून 1857 को यह विद्रोह की तिथि थी।
नील कैंपबेल ने इस यहाँ पे विद्रोह का दमन किया और 6 दिसंबर 1857 को इन्होंने समर्पण कर दिया। लखनऊ से बात करेंगे, लखनऊ से थी आपकी बेगत हजरत महल और बिरजिश कादिर। इन दोनों ने, ये लखनऊ से नेता थे और 4 जून 1857 को यहाँ पे विद्रोह हुआ और कैंपबेल ने यहाँ पे भी, देखिए याद रखिएगा, नील कैंपबेल और कैंपबेल, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे, लखनऊ और कानपुर पे इन्होंने विद्रोह का दमन किया और मार्च 1858 को इन्होंने भी समर्पण कर दिया। झांसी की बात करेंगे तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। जून 1857 को विद्रोह हुआ और जनरल हीरोज ने यहाँ पे दमन किया और अप्रैल 1858 में। और फिर झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, इनकी मृत्यु हो जाती है ग्वालियर में। ग्वालियर में इनका रानी लक्ष्मीबाई है, इनके जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनका वहाँ पे मजार भी बना हुआ है, एक तरह से इनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार से हैं कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह ये दोनों भाई भाई थे और आरा जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था 12 जून 1857 को और मेजर विलियम टेलर विंसेंट आयर ने यहाँ पे नेतृत्व का दमन किया दिसंबर 1858 में। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जगदीशपुर वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बिहार से जगदीशपुर, ओनली बिहार के जगदीशपुर से अगर देखा जाए तो कुंवर सिंह का ही नाम सबसे ज्यादा आता है और यहाँ से बीपीएससी ने लगभग 8 से 10 बार बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा। अगर आप बिहार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 8 से 10 बार यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से। फैजाबाद की बात करेंगे तो फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। जून 1857 से कर्नल नील ने यहाँ पे दमन किया था 1858 में और ये समाप्त हो गया था। इलाहाबाद की बात करेंगे, इलाहाबाद से थे लियाकत अली। जून 1857 में यहाँ पे विद्रोह हुआ और कर्नल नील ने इसको भी दबा दिया था। बरेली की बात करेंगे, बरेली से खान बहादुर खान थे। जून 1857 में यहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ और हडसन के द्वारा इसको 1858 में दबा दिया गया और यहाँ पे समर्पित हो गए। अब हम बात करेंगे क्रांति का प्रसार। क्रांति का प्रसार की बात करेंगे, विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और 20 NI तथा LC की पैदल सैनिक टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया था। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। ये प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। प्रमुख तथ्यों की बात करेंगे, प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पाल्मस्टन थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, आप ये जान लीजिएगा। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा प्रधानमंत्री विस्कॉट पाल्मस्टन, ये जरूर याद रखिएगा। अब जो नए क्वेश्चन बनेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तक पूछे नहीं गए, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। अब सबसे ज्यादा आप जानते हैं ना, अपने भारत में क्या है, धोखा देने वाले बहुत हैं और इन्हीं धोखा देने वालों की वजह से ही हम लोग गुलाम हुए थे, ठीक है। अक्सर ऐसा हुआ है कि जब भी कोई किसी को धोखा देता है तो फिर वहां पे उस चीज को, मतलब जो चीजें हैं बहुत बिगड़ जाती हैं। ऐसा ही यहाँ पे तात्या टोपे जी के साथ हुआ था। इनके मित्र जो मान सिंह थे, इन्होंने धोखा दे दिया और इनको पकड़वा दिया था, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे जी को। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जयदयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया था। अगला बात करेंगे, क्रांति की विफलता का मुख्य कारण क्या था। एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता। मतलब देखने को तो आप ये देखेंगे कि इसका मुख्य असफल होने का क्या कारण था। एकता का ना होना, संगठन में मजबूती ना होना, साधनों की न्यूनता। अब क्या था, अंग्रेजों के पास फैक्ट्रियां थी तो वो क्या करते थे, गोला बारूद बनाते रहते थे, खुद बना करके यूज करते थे। और जो भारतीय थे, इनके पास साधनों की बहुत कमी थी। ये जितना लूटे, जो अंग्रेजों से लूट लिए, मान लीजिए गन्स वगैरह लूटा, और कब तक यूज करेंगे, जब अब मान लो गन तो हो गई लेकिन गोलियां कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। तो ये साधनों की कमी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से भी इनको हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। वीडी सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अगला पॉइंट है, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी और उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है, एस एन सेन को, ठीक है।
अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसेल ने भारत की यात्रा की थी और 1857 के विद्रोह के बाद ही भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकाल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और जिसे स्टैनली ने तैयार किया था, और इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार पर भारतीय सैनिकों ने यूरोपीय सैनिकों की संख्या के अनुपात का 5:1 से जो 5:1 था पहले, उसे घटाकर 2:1 कर दिया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण कौन कौन से थे, एक बार देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण था ये 1885 से 1905 तक था, द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक था और तृतीय चरण 1919 से 1947 तक था। तो आज की जो क्लास होगी हमारी, इसमें हम लोग प्रथम चरण को कंप्लीट करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, और इसे हम लोग आज की क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें करना पूरा इसे कंप्लीट करना है 1947 तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, आप सभी जानते हैं, और ये क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन आपका उसमें पूछा गया था, यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछता है तो याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन, यहाँ पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, याद रखेंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, नहीं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, याद रखेंगे। आपको याद रखना है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय 1886 में हुआ था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस समय भारत का वायसराय की बात करेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डॉफरिन थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। अगला पॉइंट है कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य जो अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए थे। कर्जन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करेंगे, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, मतलब उनका कहना था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो ब्रिटिशों के द्वारा दिए गए जो पद हैं, मतलब यह ब्रिटिशों के पद द्वारा जो बड़े शाही पद हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं और ये पदों के भूखे हैं, इसलिए कांग्रेस का निर्माण किया जा रहा है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी का कथन कहना था। अगला पॉइंट देखेंगे तिलक। तो यहाँ पे तिलक की बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, तो यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि अगर हम साल में सिर्फ एक बार, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसका जो अधिवेशन होता था यह साल में एक बार दिसंबर में होता था। दिसंबर के किसी भी तारीख को एक डेट निर्धारित की जाती थी और उसी डेट को साल में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो यही इसीलिए इनके द्वारा ये कथन कहा गया है कि यदि वर्ष में एक ही बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय जी की बात करेंगे तो इन्होंने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है ना यह एक लॉर्ड डफरिन जो वहाँ के वायसराय थे उन्हीं की उपज है। अगला पॉइंट है अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये आते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी बातें करते हैं और बस चले जाते हैं, इसका कोई भी हल नहीं निकलता है। तो इन्होंने इसको 3 दिन का तमाशा कहा। आपसे पूछा जा सकता है कि अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा
3 दिन का तमाशा किसके लिए कहा गया? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा क्या कहा गया? तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। याचना मतलब कि भिक्षा, एक तरह से मांगना, मतलब कि अपनी बातों के लिए हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, ऐसी संस्था बना दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब इनका कहना था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। अन्य तथ्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए। कांग्रेस ने A.O. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भारत की वयोवृद्ध महिला किसको कहा जाता है? ठीक है, क्लास को अंत तक देखिएगा, अंत में इसका क्वेश्चन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अगर आपको आता है तो जरूर लिखिएगा। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और ये मुंबई बोल सकते हैं, मुंबई में 1885 में ये पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, और यह मद्रास के 1887 के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया और उसके अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये जॉर्ज यूले थे, जो कि इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था 1888 का, इसमें अध्यक्ष रहे। अगला पॉइंट है, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो प्रथम महिला की बात करेंगे, कादाम्नी गांगुली। यह कलकत्ता में 1890 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत कम अभी पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन अगर नए बनेंगे तो जो नहीं पूछे गए और जो इंपॉर्टेंट है वहां से बनेंगे। मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको न्यू क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनको कतई नहीं छोड़ना है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता में 1917 के अधिवेशन को इन्होंने इसके अध्यक्ष रही। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1890 में कादम्बिनी गांगुली, जो कि पहली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी, ये पहली मतलब स्नातक पास महिला थी, कादम्बिनी गांगुली, और इन्होंने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित भी किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये 1940 से 1945 तक यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले, इलाहाबाद 1888 में रहे। विलियम वेडरवन बंबई में 1889 में, इलाहाबाद 1910 में थे। अल्फ्रेड वेब की मद्रास 1894 और हेनरी कॉटन बंबई 1904 में। ठीक है, इतने आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे बनारस अधिवेशन। जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं एक बार याद रखेंगे। कांग्रेस के जितने भी प्रमुख अधिवेशन हैं एक बार हम इनको देखेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके किस अधिवेशन में कौन सी घटना हुई, इसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। बनारस अधिवेशन की हम बात करते हैं तो बनारस अधिवेशन जो है आपका यह 1905 में होता है। बनारस अधिवेशन अध्यक्ष थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। और साथियों, कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो, और किसी भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है, या कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को पोस्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आप पोस्ट करके हमसे बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं।
करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ 1905 में। और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा, कब? 1905 में। अगला पॉइंट है कलकत्ता अधिवेशन 1906। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और नरमपंथी एवं गर्मपंथी के मतभेद यहाँ पे उभरा। नरमपंथी रासबिहारी घोष को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष इसमें बनाया गया था। सूरत अधिवेशन की हम बात करें, सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन रहे? रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष रहे। और मतभेदों के कारण कांग्रेस में 1907 में विभाजन हो गया था। मुस्लिम लीग कांग्रेस में जो है यहाँ पे विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल, गरम दल वर्सेस नरम दल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। फिर लखनऊ अधिवेशन 1907 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन कौन सा है? लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। और एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हो गया था। ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन की बात करें, यह 1929 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें 29 जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। और पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया था। याद रखेंगे, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को। कराची अधिवेशन की बात करेंगे। कराची अधिवेशन आपका 1931 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे। और यहाँ पे गांधी इरविन समझौता होता है कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौता किस दिन होता है? 5 मार्च 1931 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डेट कभी कभी आपसे पूछ लेता है। गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ये कब कहा गया था? जब मतलब आप देखेंगे कि इनका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। और उसी समय ये जो है देखने को मिलता है। और ये कब? देखिए, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी हो गई थी। और मतलब लोगों के द्वारा इनका विरोध किया जाने लगा कि गांधी जी के द्वारा उनको बचाया नहीं गया। ये सब जब बातें आने लगी, तभी इन्होंने कहा था कि गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ये चीज आपको याद रखना है, ये उन्हीं के द्वारा ही कहा गया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप सभी जानते हैं। पहले इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस और फिर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया था, यहाँ पे मतलब बढ़ गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वो अब यहाँ पे बात करेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। मैं आपको एक तरफ से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं और यहाँ पे आप उनके बारे में एक बार बताना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन है। पहला अधिवेशन 1885 में WC बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। ये कहाँ हुआ? बंबई में। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे। कलकत्ता में इसका स्थान रहा। और डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया था। इसमें डफरिन के द्वारा उद्यान भोजन दिया गया, ये इसमें टिप्पणी की गई। और इसके ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1887 में होता है। बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। और ये मद्रास में होता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। चौथा अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले के द्वारा होता है। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष रहे। इलाहाबाद में होता है। और ये इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। 12वें अधिवेशन की बात करेंगे 1896 में रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। कलकत्ता में यह होता है। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। याद रखेंगे 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो 22वां अधिवेशन की बात करेंगे तो 22वां जो अधिवेशन है ये 1906 में होता है। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता में इसका अधिवेशन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार यहाँ पे प्रयोग किया गया था।
यहाँ पे 22वां होगा, 22वां, ठीक है। 23वां की बात करेंगे तो 23वां जो अधिवेशन है 1907 में रास बिहारी घोष के द्वारा सूरत अधिवेशन होता है, और सूरत अधिवेशन में की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई, और कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन के कार्यवाही पर हुआ, और यह जो कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी थी, फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया तो यह कार्यवाही पूरी नहीं हुई, और इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है 26वां अधिवेशन कब हुआ, तो यह 1911 में होता है, और विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष रहे, कलकत्ता में आयोजित हुआ। जनगण मन पहली बार गाया गया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। यह 1911 के 26वें अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया। 29वां अधिवेशन की बात करेंगे, यह 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु मद्रास में इसका आयोजन हुआ, और यह इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे। 31वां अधिवेशन की बात करेंगे, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में यह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ये क्रम किसका है, आपसे क्रम पूछ लेता है, इसलिए क्रम के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। 31वां अधिवेशन था 1916 का, जिसमें कांग्रेस और जो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल थे दोनों आपस में एक हो गए, और कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। 32वां अधिवेशन 1917 में होता है। एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, और कलकत्ता में यह आयोजित होता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। 35वां अधिवेशन 1920 में होता है। सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष रहे। नागपुर अधिवेशन होता है, और असहयोग आंदोलन को यहाँ पे पारित किया जाता है 1920 को। 36वें अधिवेशन की बात करेंगे तो 36वां अधिवेशन आपका 1921 में होता है। CR दास, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में होता है, क्योंकि तो 36वां अधिवेशन 1921 में CR दास के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में होता है। हकीम अजमल खां कार्यवाहक थे, ठीक है। तो ये बिहार में नहीं, मतलब CR दास जो थे इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि बिहार से हैं। विशेष अधिवेशन की बात करेंगे तो यह विशेष अधिवेशन 1923 में बुलाया गया। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहे, और दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष 35 वर्ष के थे अबुल कलाम आजाद। आगे हम बात करेंगे तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे 40वां अधिवेशन की हम बात करेंगे तो 40वां अधिवेशन 1925 में होता है सरोजनी नायडू के द्वारा, और कानपुर में यह अधिवेशन होता है। याद रखेंगे, कानपुर में यह अधिवेशन होता है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन में भाग लेती हैं। 41वां अधिवेशन 1926 में आयोजित हुआ श्रीनिवास अयंगर के द्वारा गुवाहाटी में, और प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक हो गया था। 42वां अधिवेशन 1927 में होता है। मोहम्मद आमिद अंसारी मद्रास में इसका आयोजन हुआ। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था इसमें, ठीक है साथियों। अगला है आपका 44वां अधिवेशन 1929 का। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पे पारित होता है। 45वां अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन होता है, और गांधी इरविन पैक्ट को यहाँ पे मंजूरी मिलती है। 50वां अधिवेशन 1937 में होता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फैजपुर अधिवेशन, और गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि गांव में संपन्न होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था, वो था फैजपुर अधिवेशन, और उसका क्रम था 50वां, ठीक है। 1937 में आयोजित होता है, जिसके अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। 51 नंबर का जो सम्मेलन था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में होता है। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे, और ये हरिपुरा गुजरात में आयोजित होता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का इसमें गठन किया गया। 52वां क्रम का है, तो 52वां क्रम का है 1939 में सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद, इसके पहले सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष चुने गए थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और यह त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। 53वां जो अधिवेशन है, 53वां अधिवेशन 1940 से 1945 के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा इसको आयोजित किया गया। रामगढ़ में इसको आयोजन हुआ। 1941 से 1945 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1940 से 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके लगभग 5 साल तक इसके अध्यक्ष रहे। तो सबसे अधिक समय तक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 55वां अधिवेशन
55वां अधिवेशन की बात करेंगे तो 55वां जो क्रम का है 1948 में होता है। पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष रहे और ये जयपुर में इसको आयोजित हुआ। इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले कभी कि इसका आरंभ कैसे होता है तो वंदे मातरम और राष्ट्रगान से इसको शुरू किया गया था 1948 का जो पट्टाभी सीतारामैया जिसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन को। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी, और नवंबर 1947 ईस्वी में कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए फिर। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रमुख संगठन। अब हम बात करेंगे प्रमुख संगठन की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और एक बार जरूर देखिएगा। सभी संगठन जितने भी संगठन है यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएंगे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी संस्था, ये सभी संस्थाएं हैं। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी इसका जो स्थापना है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में इसकी स्थापना होती है और द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा इसको कलकत्ता में स्थापित किया गया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में और जॉर्ज थॉमसन के द्वारा कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में राजेंद्र लाल और राधा कांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में इसको स्थापित किया गया। पूना सार्वजनिक सभा एम जी रानाडे जी के द्वारा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1867 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1867 में मैरी कारपेंटर लंदन में इसकी स्थापना होती है। इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे 1872 में आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस जी के द्वारा लंदन में इसकी स्थापना की गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। बाद में ये विलय हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापना होती है। वी राघवाचारी, एस अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास में इसका आयोजन होता है और मद्रास में ही इसको स्थापित किया जाता है, मद्रास महाजन सभा। ठीक है, और अगला है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की हम बात करें तो यह 1850 में इसकी स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा बम्बई में। ठीक है, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना होती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बम्बई में। होम रूल लीग की बात करेंगे 1916 में एनी बेसेंट व तिलक के द्वारा पुणे में होम रूल लीग की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करेंगे 1918 में इंद्र नारायण मालवीय एवं गौरी शंकर के द्वारा पुणे में इसकी स्थापना होती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में एम एन रॉय के द्वारा ताशकंद समझौते में इसको स्थापित किया जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 एम एन रॉय के द्वारा। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 1920 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में नहीं 1925 में इसकी स्थापना होती है। तो इसको यहाँ पे डेट करेक्ट कर लीजिएगा, 1925 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की बात करेंगे 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना होती है रामचंद्र नेहरू गौरी शंकर के द्वारा प्रतापगढ़ में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में M.N. जोशी अध्यक्ष इसके थे, लाला लाजपत राय, और ये बंबई में इसकी स्थापना होती है। स्वराज पार्टी 1923 में इसकी स्थापना होती है मोतीलाल नेहरू और C.R. दास के द्वारा, दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना भी 1925 में होती है और केपी हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी 1925 में। खुदाई खिदमतगार 1929 में इसकी स्थापना होती है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा पेशावर में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रगतिशील लेखक संघ की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1936 में प्रेमचंद्र जी के द्वारा लखनऊ में की गई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में NG नंगा व सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था लखनऊ में। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कलकत्ता में किया गया।
अगला है रेडिकल डेमोक्रेटिक दल। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में एम.एन. रॉय के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। क्रांतिकारी समाजवादी दल की बात करेंगे 1942 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, सौमेंद्र नाथ नहीं है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। और हमने आज की क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। कल की क्लास में हम राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण कंप्लीट करेंगे 1905 से 1919 तक का। जितना भी कंप्लीट हो जाएगा हम लोग कोशिश करेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके कमेंट्स अच्छे आए और इस वीडियो को जो लाइक है इसमें कम से कम 100 लाइक्स आने चाहिए, तो अगर आप 100 लाइक्स आते हैं तो इसको फिर अगला पॉइंट इसका जरूर आएगा। कल की क्लास में हम लोग जरूर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी से विनम्र निवेदन है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। और आप सभी से बहुत बहुत विनम्र निवेदन है क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।